नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी चीज से, हड़प्पा की मोहर। हाँ, ये मोहरें, ये शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जानी पहचानी कलाकृतियां हैं। सेलखड़ी पत्थर से बनी होती थी, मुलायम सा पत्थर होता है। और इन पर जानवरों की तस्वीरें बनी हैं और कुछ निशान, एक लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं सका। बिल्कुल। और यही बात इसे इतना रोमांचक बनाती है। लिपि हम पढ़ नहीं पाए, पर उनके पीछे छूटे निशान, उनके घर, बर्तन, औजार, गहने, यहाँ तक के हड्डियां, ये सारे पुरातात्विक सबूत हमें उस जमाने की कहानी सुनाते हैं। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो इसी हड़प्पा सभ्यता पर है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली जगह थी जहां इस अनोखी संस्कृति के सबूत मिले थे, तो नाम वहीं से जुड़ गया। और हमारी ये बातचीत आधारित है पुरातात्विक खुदाइयों से मिले सबूतों पर, जो नए शोध हुए हैं उन पर, और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन ईंटों, मनकों और अस्थियों के जरिए जो सबूत हमें मिले हैं, उनसे इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को समझें। उनके शहर कैसे थे, लोग कैसे जीते थे, उनका समाज, और आखिर में ये सब खत्म कैसे हुआ। तो चलिए अतीत के इस झरोखे से झांकते हैं, देखते हैं ये सबूत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं सभ्यता के समय और फैलाव से। जरूर। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय बहुत लंबा है। मोटे तौर पर कहें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। 6000 ईसा पूर्व? काफी पुराना है ये तो। हाँ, काफी। और इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, आरंभिक हड़प्पा, जो करीब 6000 से 2600 ईसा पूर्व तक था। इसमें धीरे धीरे बस्तियां बनी, खेती शुरू हुई। अच्छा। फिर आया विकसित हड़प्पा, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये इसका सबसे अहम दौर था। बड़े बड़े शहर इसी समय बसे। और तीसरा? तीसरा है उत्तर हड़प्पा, करीब 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये वो समय था जब सभ्यता का पतन होने लगा। और आजकल राखी घड़ी की बहुत चर्चा होती है, वहां से कुछ नई बात पता चली है? हाँ बिल्कुल, राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, वो अब तक खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। करीब 550 हेक्टेयर में फैला हुआ। बाप रे, बहुत बड़ा है ये तो। हाँ, और वहाँ जो डीएनए पर शोध हुआ है, उससे पता चला है कि इसकी जड़ें शायद 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। और वहाँ के लोगों और आज के दक्षिण एशिया के लोगों में एक जेनेटिक लिंक, आनुवांशिक निरंतरता दिखती है। ये बहुत बड़ी खोज है। वाकई कमाल की बात है। अच्छा, और ये सभ्यता फैली कहाँ थी? नक्शे पर देखें तो कहाँ तक? इसका फैलाव बहुत बड़ा था। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बड़े हिस्से, और भारत में भी जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक, और उधर पश्चिम में बलूचिस्तान तक। पूरा उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। हाँ, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर बस्तियां सिंधु नदी और जो सरस्वती नदी थी, उसके घाटियों में मिली हैं। अब तक 2000 से ज्यादा जगह खोजी जा चुकी हैं। 2000? तो क्या कुछ खास शहर भी थे इनमें, मुख्य केंद्र जैसे? हाँ, 5 बड़े शहरों की गिनती तो होती ही है। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गुजरात में धोलावीरा और पाकिस्तान में गढ़वेरीवाला। अच्छा। इनके अलावा छोटे शहर, गांव, बंदरगाह थे। कुछ जगह सिर्फ कारीगरी के लिए थी। और इनकी पहचान कुछ खास चीजों से होती है, जैसे वो मोहरें जिनकी हमने बात की, एक जैसे वजन के बांट, पत्थर के ब्लेड, खास तरह के मिट्टी के बर्तन, और सबसे खास वो ईंटें। ईंटें, उनमें क्या खास था? वो मानकीकृत थीं, एक ही साइज की। पक्की ईंटें भी, कच्ची भी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमेशा 4.2.1 रहता था। और ये पूरे इलाके में हर जगह ऐसी ईंटें मिलती हैं। कमाल है। अच्छा, अब ये बताइए, इतने बड़े बड़े शहर थे, हजारों लोग रहते होंगे, खाते क्या थे ये लोग? बकरी, भैंस, सुअर, ये सब पाले जाते थे। इनकी हड्डियां मिली हैं। जंगली जानवरों की भी हड्डियां हैं, हिरण, घड़ियाल वगैरह। तो शायद शिकार भी करते थे, या फिर हो सकता है कि शिकारी समुदायों से मांस लेते हों। मछली और पक्षी भी खाते थे। खेती कैसे करते थे? क्या हल का इस्तेमाल जानते थे? अंदाजा तो यही है, क्योंकि मोहरों पर बैल बने हैं और मिट्टी के हल्के खिलौने जैसे मॉडल भी मिले हैं। तो लगता है कि हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। अच्छा, और कहीं सबूत मिला है? हाँ, कालीबंगन में, राजस्थान में, वहां तो जुते हुए खेत का सबूत मिला है। और बड़ा दिलचस्प है, वहां 2 तरह की हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। शायद एक साथ 2 फसलें उगाते थे। और पानी, ये इलाके तो काफी सूखे हैं। सही कहा। तो सिंचाई जरूरी रही होगी, कुओं का इस्तेमाल होता था, ये पक्का है। और धोलावीरा जैसी जगहों पर बड़े बड़े जलाशय, तालाब मिले हैं।
शायद बारिश का पानी जमा करके खेती के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अनाज पीसने के लिए चक्कियां वगैरह मिली हैं। हाँ, बहुत सारे सिलबट्टे मिले हैं, पत्थर के होते थे। इन्हें सैडल कॉर्न कहते हैं। अनाज या मसाले पीसने के काम आते होंगे। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे खास बनाती है, उनके शहर, खासकर मोहनजोदाड़ो। सुना है पूरी प्लानिंग से बसाए गए थे। बिल्कुल, यही तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, शहरी नियोजन। मोहनजोदाड़ो इसका बेहतरीन उदाहरण है। वैसे हड़प्पा खोजा पहले गया था, पर वहाँ रेलवे लाइन बनाने के लिए लोगों ने इतनी ईंटें निकालनी कि वो काफी बिगड़ गया। अच्छा, ये तो बुरा हुआ। तो मोहनजोदाड़ो में क्या खास था? कैसे बटा था शहर? शहर मोटा मोटा 2 हिस्सों में था। एक छोटा हिस्सा जो ऊंचाई पे बना था उसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और एक बड़ा हिस्सा जो नीचे था उसे निचला शहर या लोअर टाउन कहते हैं। और ये नियोजन कैसे दिखता था? मतलब सड़कों, घरों में? पहली बात तो ये कि दोनों हिस्से दीवारों से घिरे थे और घर वगैरह ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। सड़कें और गलियां बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे ग्रिड होता है ना, हाँ, जैसे आजकल के सेक्टर होते हैं कुछ शहरों में। कुछ वैसा ही। और सबसे कमाल की चीज थी उनकी नालियों की व्यवस्था, जल निकास प्रणाली। हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है, बहुत उन्नत थी। बहुत ज्यादा। अर्नेस्ट मैके, जो एक शुरुआती पुरातत्वविद थे, उन्होंने तो लिखा है कि ये अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। सोचिए, कमाल है। कैसी थी ये नालियां? ईंटों की बनी थी पक्की नालियां, और उन्हें ऊपर से ढकने का भी इंतजाम था, शायद सफाई के लिए। जगह जगह पर हौदियां या मैनहोल जैसे गड्ढे भी थे। और ऐसा लगता है कि पहले नालियों वाली गलियां बनाई, फिर उनके किनारे घर बने। हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। वाह, ये तो आज भी कई जगह नहीं होता। घरों के अंदर का क्या? कैसे होते थे घर? घर आमतौर पर बीच में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे, इस तरह के होते थे। आंगन में ही शायद खाना पकता होगा, कताई वगैरह होती होगी। अच्छा। और एक दिलचस्प बात है, घरों में प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। मुख्य दरवाजे से अंदर का आंगन सीधा नहीं दिखता था, और नीचे की मंजिलों पर खिड़कियां कम होती थीं। और बाथरूम वगैरह, हर घर में अपना बाथरूम होता था, ईंटों का बना हुआ, और उसकी नाली दीवार के जरिए बाहर सड़क की नाली तक जाती थी। कई घरों में सीढ़ियों के निशान भी मिले हैं, तो शायद दूसरी मंजिल या छत भी होती थी। और कुएं, मोहनजोदड़ो में तो करीब 700 कुएं मिले हैं। हर घर में नहीं, पर कई घरों में थे। 700 कुएं? पानी की कोई कमी नहीं थी लगता है। लगता तो यही है। कुछ कुएं ऐसे बने थे कि बाहर गली से भी पानी लिया जा सके, शायद राहगीरों के लिए। अच्छा, और वो जो ऊंचा वाला हिस्सा था, दुर्ग, वहां क्या था? दुर्ग में कुछ खास इमारतें थीं, शायद सार्वजनिक इस्तेमाल की या कोई खास मकसद वाली। जैसे एक बहुत बड़ी इमारत के सिर्फ नीचे के ईंटों के हिस्से बचे हैं, उसे मालगोदाम या अन्न भंडार कहा गया है। लकड़ी का ऊपरी हिस्सा तो खत्म हो गया। और वो बड़ा सा स्नानागार, ग्रेट बाथ। हाँ, वो सबसे मशहूर है, वो दुर्ग में ही है। एक बड़ा आयताकार हौज है आंगन के बीच में। स्विमिंग पूल जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही, पर शायद नहाने से ज्यादा इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, अनुष्ठान वगैरह के लिए, क्योंकि इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हैं उतरने के लिए। इसे ईंटों और जिप्सम के गारे से एकदम वाटरटाइट बनाया गया था। पास में ही एक कुआं था, शायद पानी भरने के लिए, और गंदा पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा नाला भी था। इसके चारों तरफ गलियारा और कमरे भी बने थे। एक तरफ तो 8 छोटे छोटे बाथरूम वाली एक और इमारत थी। तो ये कोई आम जगह नहीं थी। ये तो वाकई खास लगता है। अच्छा, क्या समाज में अमीर गरीब का फर्क था? ये कैसे पता चलता है खुदाई से? ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तरीका तो है कब्रों को देखना। जैसे मिस्र में पिरामिडों में राजाओं के साथ बहुत सारा सोना, चांदी, कीमती सामान दफनाते थे। हाँ। हड़प्पा में वैसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ ज्यादातर कब्रें साधारण गड्ढों जैसी हैं। हाँ, कभी कभी गड्ढे के अंदर ईंटों की दीवार बना देते थे, तो शायद ये थोड़ा फर्क दिखाता हो। और कब्रों में सामान? थोड़ा बहुत मिलता है। मिट्टी के बर्तन रख देते थे, कभी कभी कुछ गहने जैसे मनके या शंख के छल्ले या तांबे का आईना। स्त्री पुरुष दोनों की कब्रों में गहने मिले हैं, तो लगता है मरने के बाद की जिंदगी में थोड़ा विश्वास तो था, पर बहुत कीमती चीजें साथ में दफनाने का रिवाज नहीं था। अच्छा, तो कब्रों से ज्यादा पता नहीं चलता। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है रोजमर्रा की चीजों और विलासिता की चीजों में फर्क करना। जैसे पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी के बर्तन, सुइयां, ये सब तो आम इस्तेमाल की चीजें हैं, हर जगह मिलती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो या तो बहुत कम मिलती हैं, या बहुत महंगी चीजों से बनी हैं, या जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल है। वो विलासिता की चीजें हो सकती हैं, जैसे फयोन्स के छोटे बर्तन। फयोन्स, ये क्या होता है? ये एक तरह का बनावटी पदार्थ है। रेत या पिसी हुई सिलिका में रंग और गोंद मिलाकर उसे पकाते थे। चमकीला सा बन जाता था। इसे बनाना आसान नहीं था, इसलिए शायद ये कीमती माना जाता था। तो फयोन्स की बनी चीज मतलब विलासिता? ज्यादातर हाँ, पर इसमें भी एक पेंच है।
अगर फयोन्स की तकली मिले जिससे सूत काटते हैं तो वो तो रोज का काम है, उसे क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। एक और बात देखी गई है, जो महंगी चीजें हैं जैसे ये फयोन्स के बर्तन या सोना जो बहुत ही कम मिला है और अक्सर जमीन में गड़ा हुआ मिला है, जिसे होड़ कहते हैं, ये ज्यादातर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिलते हैं। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में ये ना के बराबर हैं। अच्छा, तो इससे तो लगता है कि हाँ, बड़े शहरों में ज्यादा अमीर लोग रहते थे या वहीं ऐसी चीजें इस्तेमाल होती थी। मतलब आर्थिक फर्क तो था। हाँ, ऐसा लगता है। चलिए अब जरा कारीगरी पर आते हैं। ये सब चीजें बनती कहाँ थीं? मनके, मोहरें, औजार? इसके लिए कुछ खास जगहें थी, जैसे चन्हूदड़ो। ये मोहनजोदड़ो के पास एक छोटी सी बस्ती थी, 7 हेक्टेयर से भी कम, पर यह लगभग पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब कारीगरी के काम के लिए ही थी। क्या क्या बनता था वहां? मनके बनाना, शंख काटना, धातु का काम, तांबा, कांसा, सोना, मोहरें बनाना, बाट बनाना, सब कुछ होता था वहाँ। फिर समुद्र तट के पास नागेश्वर और बालापोट थे। वो शंख की चीजें बनाने के लिए मशहूर थे, जैसे चूड़ियाँ, करछुल, पच्चीकारी का सामान। और फिर ये सामान बड़े शहरों में जाता था? हाँ, ऐसा लगता है। चन्हूदड़ो या लोथल से बने मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक पहुंचते थे। वैसे बड़े शहरों में भी कारीगरी का काम होता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता था। मनके किन किन चीजों से बनते थे? आपने कार्नीलियन का नाम लिया था। हाँ, कार्नीलियन तो बहुत इस्तेमाल होता था। वो लाल रंग का सुंदर पत्थर होता है। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज जैसे पत्थर, सेलखड़ी जैसा नर्म पत्थर भी था। धातु में तांबा, कांसा, सोना और शंख, फेयॉन्स, पकी मिट्टी, इन सब से मनके बनते थे। और आकार? क्या सब गोली होते थे? नहीं नहीं, कई आकार के थे। गोल, चपटे, चक्राकार, बेलनाकार, ढोलक जैसे टुकड़ों में बटे हुए। कुछ पर तो डिजाइन भी बने होते थे, खुदाई करके या पेंट करके। सेलखड़ी बहुत नरम होता है, तो उस पर काम करना आसान था। उसके पाउडर से पेस्ट बनाकर भी अलग अलग आकार के मनके बना लेते थे। और कार्नीलियन का लाल रंग कैसे आता था? वो एक प्रक्रिया थी। पीले रंग का कच्चा माल होता था, उसे और बने हुए मनकों को अलग अलग स्टेज पर आग में पकाकर वो सुंदर लाल रंग लाया जाता था। अच्छा, तकनीक तो थी इनके पास। और पत्थरों में छेद कैसे करते थे? उसके लिए खास तरह के बरमे मतलब ड्रिल मिले हैं। चन्हूदड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसी जगहों से। काफी बारीक काम था ये। पुरातत्वविद ये कैसे पहचानते हैं कि फलां जगह पर कारीगरी होती थी? मान लीजिए कोई वर्कशॉप थी। वो कुछ खास चीजें ढूंढते हैं। एक तो कच्चा माल, जैसे पत्थर के टुकड़े या पूरे शंख जो अभी काटे नहीं गए। दूसरे औजार जिनसे काम होता था। तीसरे अधूरी बनी चीजें जो शायद बनाते बनाते खराब हो गई हैं, छोड़ दी गई। और सबसे पक्का सबूत होता है बचा हुआ कचरा या वेस्ट मटेरियल, जैसे पत्थर या शंख काटते समय जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं वो। जहां भी कोई चीज बनती है उसका कचरा जरूर निकलता है। ये सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। समझ गया। अच्छा, ये सारा कच्चा माल आता कहाँ से था? मिट्टी तो चलो आसपास मिल जाती होगी, पर पत्थर, धातु, शंख ये सब? सही सवाल है। ये सब चीजें बाहर से लानी पड़ती थी। सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियां इस्तेमाल होती थीं। इसके मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और नदियों का रास्ता भी था, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। समुद्र के किनारे के लिए समुद्री रास्ता। तो कहाँ कहाँ से लाते थे? उन्होंने कई तरीके अपनाए। एक तो ये कि जहां कोई खास चीज मिलती थी वहीं पास में अपनी बस्ती बसा ली। जैसे नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट पर थे, तो वहां शंख आसानी से मिल जाता था। अफगानिस्तान में शोरतुगही नाम की जगह लाजवर्द मणि लैपिस लाजुली के बहुत पास थी। लोथल गुजरात में कार्नीलियन, सेलखड़ी और धातु के स्रोतों के पास था। अच्छा, यानी स्रोत के पास ही बस जाओ। हाँ, दूसरा तरीका था अभियान भेजना, मतलब टीम भेजना दूर के इलाकों में। जैसे राजस्थान की खेतड़ी इलाके में तांबे के लिए अभियान भेजे जाते थे, दक्षिण भारत से सोना लाने के लिए। और वहां के लोकल लोगों से मिलते होंगे? बिल्कुल, उन स्थानीय समुदायों से संपर्क बनाते थे। खेतड़ी इलाके में हमें गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के सबूत मिलते हैं। वहां हड़प्पा से अलग तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और तांबे की चीजों का बहुत बड़ा भंडार मिला है। शायद ये हड़प्पा के लोग वहां से तांबा लाते थे और बदले में कुछ और देते होंगे। ये तो हुआ देश के अंदर। क्या बाहर के देशों से भी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया वगैरह से? हाँ, इसके भी काफी पुख्ता सबूत हैं। तांबा शायद सिर्फ खेतड़ी से नहीं, ओमान से भी आता था, जो अरब प्रायद्वीप में है। ओमान से? कैसे पता चला? केमिकल एनालिसिस से।
ओमानी तांबे में और हड़प्पा की तांबे की चीजों में निकल धातु के अंश मिले हैं जो एक जैसे हैं। इससे लगता है कि स्रोत एक ही रहा होगा। और ओमान में एक खास तरह का बड़ा सा हड़प्पाई मर्तबान भी मिला है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी है। शायद इसमें कुछ भरकर ओमान भेजा जाता था और बदले में तांबा आता था। अच्छा, और मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, वहां के पुराने मिट्टी के टैबलेट्स पर जो लिखावट मिली है उसमें दिलमुन शायद बहरीन द्वीप, मगन शायद ओमान और मेलुहा का जिक्र आता है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। उन लेखों में लिखा है कि मेलुहा से कार्नीलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना और अलग-अलग तरह की लकड़ियां आती थीं। वाह! एक हाजा पक्षी का भी जिक्र है जिसका मतलब शायद मोर था। और ये भी लिखा है कि मेलुहा के जहाज उनके बंदरगाहों पर आते थे। तो मतलब समुद्री व्यापार था। पूरी संभावना है। मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा गया है और हमें हड़प्पा की कुछ मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्र भी मिलते हैं। और क्या सबूत है इस व्यापार के? मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की बनी चीजें मिली हैं, जैसे हड़प्पाई मोहरें, उनके बाट, पासे, मनके, और एक मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर पर हड़प्पा वाले कुबड़ वाले बैल का चित्र बना है। अच्छा। बहरीन में भी कुछ गोल मोहरें मिली हैं जिन्हें फारस की खाड़ी वाली मोहरें कहते हैं। उन पर कभी-कभी हड़प्पाई डिजाइन दिखते हैं। और बहरीन के जो स्थानीय बाट थे वो हड़प्पा के वजन सिस्टम को फॉलो करते थे। तो ये सब एक बड़े व्यापार नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। कमाल है। चलिए वापस मोहरों और लिपि पर आते हैं। आपने कहा मोहरें शायद व्यापार में काम आती थीं। कैसे? हाँ, उनका एक मुख्य काम शायद लंबी दूरी के व्यापार में सामान भेजने वाले की पहचान बताना और ये पक्का करना था कि सामान के साथ छेड़छाड़ न हुई हो। वो कैसे? सोचिए, किसी बोरी या थैले में सामान भरकर उसका मुंह रस्सी से बांधा, फिर उस रस्सी की गांठ पर गीली मिट्टी लगाई और उस पर अपनी मोहर दबा दी। अब जब ये थैला पहुंचेगा तो अगर मिट्टी पर लगी मोहर की छाप टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब रास्ते में किसी ने उसे खोला नहीं। और छाप से ये भी पता चल गया कि भेजा किसने है। इसे सीलिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत क्लेवर तरीका है। और वो लिपि जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, उसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ, वो अब भी एक पहेली है। मोहरों पर आमतौर पर एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, शायद मालिक का नाम या उसका पद, पता नहीं। साथ में जो जानवर बना होता था वो शायद उन लोगों के लिए था जो पढ़ नहीं सकते थे। उन्हें जानवर देखकर पता चल जाता होगा। ये लिपि वर्णमाला वाली नहीं है जैसे हमारी अ ब स होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे निशान हैं, करीब 375 से 400 के बीच। बाप रे, इतने सारे? क्योंकि अक्सर दाईं तरफ ज्यादा जगह खाली दिखती है और बाईं तरफ अक्षर पास पास हो जाते हैं, जैसे लिखते हुए जगह कम पड़ गई हो। अच्छा, ये कहाँ मिली है लिखी हुई? सिर्फ मोहरों पर? नहीं, मोहरों के अलावा तांबे के औजारों पर, मिट्टी के बर्तनों के किनारों पर, तांबे या मिट्टी की छोटी पट्टिकाओं पर, गहनों पर, हाथी दांत या हड्डी की बनी चीजों पर, यहाँ तक कि एक जगह तो एक बड़े साइन बोर्ड जैसी चीज पर भी मिली है। तो क्या लगता है ज्यादातर लोग पढ़ लिख सकते थे? कहना मुश्किल है। शायद नहीं, शायद ये सिर्फ कुछ खास लोगों जैसे व्यापारी या शासक वर्ग तक की सीमित हो। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। और बाटों के बारे में आपने बताया था कि वो मानकीकृत थे। हाँ, उनकी वजन तौलने की प्रणाली बहुत सटीक थी। ये बाट चर्ट नाम के एक पत्थर से बनते थे, ज्यादातर क्यूब के आकार के होते थे, घनाकार, और उन पर कोई निशान नहीं होता था। कोई नंबर वगैरह नहीं, वजन का सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। जो छोटे बाट थे वो बाइनरी सिस्टम पर थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे दुगने होते जाते थे। अच्छा, जैसे कंप्यूटर में होता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और जो बड़े बाट थे वो डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली को फॉलो करते थे। ये छोटे बाट शायद गहने या मनके जैसी कीमती चीजें तोलने के काम आते होंगे। धातु के बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं। ये सब सुनकर इतने योजनाबद्ध शहर, एक जैसी ईंटें, एक जैसे बाट, इतनी दूर तक व्यापार, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता तो रही होगी, कोई राजा, कोई सरकार। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक तरफ आप देखते हैं कि चीजों में गजब की एक रूपता है। पूरे हजारों किलोमीटर के इलाके में जम्मू से गुजरात तक एक जैसी ईंटें, एक जैसे बाट, एक जैसी मोहरें, मिट्टी के बर्तन भी काफी मिलते जुलते। बस्तियां भी सोच समझकर बसाई गईं, कहीं बंदरगाह, कहीं कच्चे माल के पास। ये सब करवा रहा था कोई ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ हमें कहीं भी कोई भव्य राजमहल या राजा की कोई बड़ी सी कब्र नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत को पुरातत्वविदों ने महल कहा तो है, पर वहां से कोई ऐसी खास चीज नहीं मिली जिससे पक्का हो कि वो राजा का ही घर था। और वो पुरोहित राजा वाली मूर्ति? हाँ, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहते हैं, पर ये नाम भी सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वो देखने में मेसोपोटामिया की कुछ मूर्तियों जैसी लगती है। हमें ये नहीं पता कि हड़प्पा में पुरोहित ही राजा होते थे या नहीं, या उस मूर्ति का असली मतलब क्या था, उनके धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे, उनका राजनीति से क्या लेना देना था, ये सब हमें ठीक से नहीं पता। तो फिर क्या अंदाजे हैं, कैसा शासन रहा होगा? कई अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद कोई शासक था ही नहीं, सब लोग मिलकर बराबरी से रहते थे, पर इतने बड़े और जटिल समाज में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लगता तो है। कुछ मानते हैं कि अलग अलग शहरों के अपने अपने शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग। कुछ का मानना है कि ये एक ही बड़ा राज्य था और चीजों में जो समानता है वो इसी केंद्रीय शासन का सबूत है। ये भी हो सकता है कि कोई और ही तरह की व्यवस्था रही हो जो हमें आज समझ नहीं आ रही। शायद कई सारे कबीलों या समुदायों का मिलाजुला शासन हो। मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते। नहीं, पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। शायद वो इमारतें जिन्हें हम महल या मंदिर समझ रहे हैं वो किसी और ही काम आती हों। चलिए, अब सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। इतनी महान सभ्यता इतनी बड़े इलाके में फैली हुई, आखिर इसका अंत कैसे हो गया? ये भी बड़ा हिस्से है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हमें बदलाव दिखने लगते हैं। जो विकसित हड़प्पा का दौर था, उसके कई बड़े इलाके जैसे चोलिस्तान पाकिस्तान में खाली होने लगते हैं। लोग उन जगहों को छोड़कर कहीं और जाने लगते हैं। कहाँ जाने लगते हैं? गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन नए इलाकों में ज्यादा बस्तियां बसने लगती हैं। आबादी का फैलाव होता है और जो पुराने शहर बचते भी हैं, वहां भी लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद चीजें बदल जाती हैं। क्या बदल जाता है? वो जो खास हड़प्पाई चीजें थीं, मानकीकृत बाट, मोहरें, वो खास तरह के मनके, वो सब गायब होने लगते हैं। लिखाई का इस्तेमाल बंद हो जाता है। लंबी दूरी का व्यापार खत्म हो जाता है। कारीगरी में भी गिरावट आती है। कम चीजों से शायद कम कुशलता से चीजें बनने लगती हैं। और शहरों का क्या होता है? घर बनाने की तकनीक में गिरावट दिखती है। बड़ी बड़ी सार्वजनिक इमारतें बननी बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे शहर उजड़ने लगते हैं। इसी बाद वाले दौर को उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ये ज्यादातर एक ग्रामीण जीवन शैली लगती है। तो कारण क्या थे इस बड़े बदलाव के, पतन के? कई कारण सोचे गए हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है। शायद मौसम सूखा हो गया हो, जंगलों की कटाई से भी जमीन खराब हुई हो, बहुत ज्यादा बाढ़ें आई हों, या नदियां सूख गई हों, या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया हो, जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है। जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी एक कारण हो सकता है। पर क्या ये कारण पूरी सभ्यता के पतन को समझा सकते हैं? शायद नहीं। ये कारण अलग अलग इलाकों में असर डाल सकते हैं, पर इतने बड़े इलाके में फैली पूरी सभ्यता एक साथ कैसे खत्म हो गई, इसका जवाब शायद इन सब में नहीं है। ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि वो जो एक जोड़ने वाला तत्व था, शायद हड़प्पा का राज्य या जो भी केंद्रीय व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई। अच्छा। इसका सबूत यही है कि वो सारी चीजें जो मानकीकृत थीं और पूरे इलाके में एक जैसी थीं, मुहरें, लिपि, बाट, खास बर्तन, वो सब गायब हो गईं। मानकीकृत बाटों की जगह अलग अलग इलाकों में लोकल बाट इस्तेमाल होने लगे। शहर उजड़ गए। इस एकता के बिखरने से ही शायद पूरी सभ्यता का पतन हुआ, और इसके बाद भारत को दोबारा शहरी सभ्यता देखने के लिए 1000 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। क्या किसी हमले या आक्रमण का भी सिद्धांत था? मैंने सुना है कुछ लोग मानते थे कि आर्यों ने हमला किया था। हाँ, शुरुआत में यह सिद्धांत काफी चला था। जॉन मार्शल और बाद में मॉर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है उसे, और मोहनजोदड़ो में कुछ जगहों पर मिले कंकालों को जोड़कर देखा था। उन्हें लगा कि ये आर्यों के हमले का सबूत है। लेकिन 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स जैसे पुरातत्वविदों ने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि मोहनजोदाड़ो में मिले कंकाल किसी एक समय के नरसंहार के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग समय पर बेतरतीब ढंग से दफनाए गए लगते हैं। शहर में कहीं भी लड़ाई या हमले के या किसी किले की आखिरी रक्षा के सबूत नहीं मिले, न ही कोई हथियारबंद सैनिकों के शव मिले। तो मतलब हमले वाला सिद्धांत अब ज्यादातर लोग नहीं मानते? हाँ, अब उसे ज्यादातर खारिज कर दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे सबूतों को ध्यान से दोबारा देखने पर पुरानी व्याख्याएं बदल सकती हैं। और राखीगढ़ी वाला डीएनए शोध इस बारे में क्या कहता है? वो इस बात को और मजबूत करता है।
वो दिखाता है कि हड़प्पा के लोग यहीं के मूल निवासी थे, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। वो बाहर से आए हमलावर नहीं थे। और आज भी दक्षिण एशिया की ज्यादातर आबादी में उन्हीं के जीन्स पाए जाते हैं। ये शोध बाहर से बड़े पैमाने पर आर्यों के आने और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने वाले सिद्धांत को काफी हद तक नकारता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, चलते चलते जरा आप संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि इस सभ्यता की खोज की कहानी क्या है। कनिंघम जैसे बड़े पुरातत्वविद इसे क्यों नहीं पहचान पाए थे शुरू में? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उनका ध्यान ज्यादातर ऐतिहासिक काल पर था, मतलब बुद्ध के समय और उसके बाद का। वो पुराने चीनी यात्रियों के वृत्तांतों और लिखे हुए स्रोतों के आधार पर जगहों को पहचानते थे। अच्छा। हाँ, हड़प्पा से जब उन्हें कुछ मोहरें मिली तो वो उन्हें समझ नहीं पाए कि ये कितनी पुरानी है। वो उन्हें भारत के इतिहास के ज्ञात कालखंड में कहीं फिट नहीं कर पाए। उन्हें लगा भारत का इतिहास गंगा घाटी से ही शुरू होता है, तो वो चूक गए। फिर पता कैसे चला? असली खोज हुई वो 20वीं सदी की शुरुआत में। दयाराम साहनी ने 1921 के आसपास हड़प्पा में और राखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान नीचे की परतों में वैसी ही मोहरें खोजी। तब ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। उन्होंने इन खोजों के महत्व को समझा और 1924 में पूरी दुनिया के सामने एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। उन्होंने इसे मेसोपोटामिया की समकालीन बताया। मार्शल का बड़ा योगदान रहा मतलब? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भारत के इतिहास को कई हजार साल पीछे धकेल दिया। हालांकि उनकी खुदाई की तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी, वो परतों के हिसाब से खुदाई पर ध्यान नहीं देते थे। बाद में मॉर्टिमर व्हीलर आए, उन्होंने इस तकनीक को सुधारा। और आजादी के बाद? आजादी और बंटवारे के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े स्थल पाकिस्तान में चले गए, तो भारत में नए सिरे से खोज शुरू हुई। और फिर कच्छ में, पंजाब में, हरियाणा में कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। और ये खोज आज भी जारी है, नई नई तकनीकों के साथ। वाकई एक लंबी कहानी है खोज की भी। आखिर में एक सवाल, जब लिपि पढ़ी नहीं जा सकी तो इन टुकड़ों को जोड़कर अतीत की पूरी तस्वीर बनाना कितना मुश्किल होता होगा? क्या चुनौतियां आती हैं? बहुत मुश्किल। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम सिर्फ भौतिक सबूतों पर निर्भर हैं। पत्थर, पकी मिट्टी, धातु, हड्डियां, जो चीजें आसानी से सड़ जाती हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे, वो तो मिलती ही नहीं या बहुत कम मिलती हैं। हाँ, सही बात है। और जो चीजें मिलती भी हैं, वो अक्सर टूटी फूटी होती हैं या फेंक दी गई होती हैं, या जो गलती से खो गईं। फिर उनका मतलब निकालना पड़ता है। हम चीज़ों को उनके मटेरियल के हिसाब से बांटते हैं, पत्थर की, मिट्टी की, या उनके काम के हिसाब से। ये औजार है, ये गहना है, ये शायद पूजा की चीज़ है। काम का अंदाजा कैसे लगाते हैं? कभी कभी तो आज की चीज़ों से तुलना करके, जैसे मन के हैं तो पहनने के होंगे, सिरबट्टा है तो पीसने के। कभी कभी ये देख कर के वो चीज़ कहाँ मिली है, घर में मिली, नाली में मिली, कब्र में मिली, या किसी भट्टी के पास, इससे उसके इस्तेमाल का अंदाज़ा लगता है। पर कई बार ये सिर्फ अंदाज़ा ही होता है। और धार्मिक चीजों को पहचानना? वो सबसे मुश्किल है। अक्सर जो चीज़ें अजीब लगती हैं, हाँ। या जिनकी बनावट अनोखी होती है, उन्हें धार्मिक मान लिया जाता है। जैसे वो मिट्टी की बनी औरतों की मूर्तियां मिली हैं, उन्हें मातृदेवी कह दिया गया। हाँ। पुरोहित राजा की मूर्ति है, विशाल स्नानागार को धार्मिक काम से जोड़ा जाता है। मोहरों पर जो जानवर बने हैं, या कुछ पेड़ पौधे, या एक सींग वाला जानवर, या वो योगी जैसी मुद्रा में बैठे व्यक्ति, आदि शिव, इन सबको धार्मिक व्याख्या दे दी जाती है। पर ये सब अनुमान ज्यादा हैं। हम अक्सर बात की धार्मिक परंपराओं को देखकर सोचते हैं कि पहले भी ऐसा ही रहा होगा, पर यह जरूरी नहीं। हो सकता है उनका मतलब कुछ और ही हो जो हम आज समझ नहीं पा रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकाल सकते हम? सार यही है कि हड़प्पा सभ्यता एक अद्भुत, बहुत विकसित शहरी सभ्यता थी। उनके शहर योजनाबद्ध थे, उनका समाज जटिल था, उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था, और उनकी एक अपनी लिपि थी जो आज भी एक रहस्य है। हमने देखा कि कैसे वो फले फूले और फिर कैसे उनका पतन हुआ, और कैसे राखी घड़ी जैसे नए शोध हमारी पुरानी समझ को लगातार बदल रहे हैं। ये दिखाता है कि पुरातत्व के बिखरे हुए सबूतों से भी हम एक भूली हुई दुनिया की कितनी रोचक तस्वीर बना सकते हैं, भले ही कुछ पहेलियां बाकी रह जाएं। और इस प्राचीन सभ्यता के बारे में जानना आज क्यों जरूरी है? इसे जानना हमें मानव समाज के शुरुआती विकास को समझने में मदद करता है। शहरीकरण कैसे शुरू हुआ, व्यापार नेटवर्क कैसे बने, अलग अलग संस्कृतियां कैसे मिलती थीं, और सबसे बढ़कर दक्षिण एशिया की संस्कृति और आबादी की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये समझने में मदद मिलती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
नए सबूत मिलने पर उसकी व्याख्याएं बदल सकती हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, इतनी बड़ी सभ्यता इतने विशाल इलाके में फैली हुई, जहां ईंटों से लेकर बांट तक में इतनी समानता थी, वहां किसी एक ताकतवर राजा या किसी भव्य महल के इतने स्पष्ट सबूत क्यों नहीं मिलते? आखिर वो कौन सी ताकत थी, कौन सी व्यवस्था थी, सामाजिक, राजनीतिक या कुछ और, जो बिना किसी एक जाहिर शासक के सदियों तक इतने बड़े और जटिल समाज को एक सूत्र में बांधे रखी? ये वो पहेली है जिस पर दुनिया भर के विशेषज्ञ आज भी सिर खपा रहे हैं। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव पर। नमस्कार।